Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of The Hindu of 12th January 2021. Let's start the session. हमारी जो पहली न्यूज़ है वही यही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अंदाज़ा लगा मतलब बोल रहा है आज फैसला तो ये आएगा ये जो फार्मर लॉज के ऊपर है, लेकिन थोड़ा वो आइडिया दे दिया है कि वो स्टे ही करेगा इन फार्मर लॉ को, लेकिन इसका फैसला आ जाएगा तो और हम पढ़ेंगे। लेकिन उसने थोड़ा आइडिया दे दिया, उसका इंटेंट यही है कि जितने अब ये फार्म्स लॉज हैं इनको स्टे कर दिया जाए। क्यों? और उसने सेंटर को भी अच्छी खासी फटकार लगाई है। आप पढ़िए उन्होंने क्या बोला है। यू सेंटर मेड अ लॉ विदाउट कंसल्टिंग रिजल्टिंग इन अ स्ट्राइक। आपने लॉ बना दिया लेकिन आपने किसी से कंसल्ट ही नहीं करा, इसकी वजह से स्ट्राइक करनी पड़ रही है। मैनी स्टेट आर अप इन रिबेल अगेंस्ट यू। सारी स्टेट आपके अगेंस्ट हैं। द होल थिंग हैज़ बीन गोइंग फॉर मंथ्स। इतने महीनों से चल रहा है। यू से यू आर नेगोशिएटिंग टॉकिंग व्हाट नेगोशिएटिंग व्हाट टॉकिंग। तो बहुत अच्छे से फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने, सेंटर को लगाइए। और ये बात सच भी है कि आपने कोई लॉ बना लिया, जिसके लिए आप लॉ बना रहे हो उसकी आपने कुछ कंसल्ट तो करो। फार्मर्स के लिए लॉ बना रहे हो, बिना कंसल्टेशन के आप लॉ बनाए जा रहे हो। तो आज इसका फैसला आएगा और हम देखेंगे क्या फैसला आता है। अभी तक के लिए इतना ही है। आगे की जो सेकंड न्यूज़ है वो ये एक आपको पता होगा पीएम किसान योजना है। बहुत लोग आप इसका फ़ायदा भी उठा रहे होगे। तो यही इसमें बोला गया है कि 1364 करोड़ जो है वो रॉन्ग बेनिफिशियरी को चला गया। पीएम किसान की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें क्या होता था, इसमें 6,000 रुपये, कितने 6,000 रुपीज़ पर ईयर दिए जाते थे। 2,000 की इंस्टॉलमेंट में दिए जाते थे 6,000 रुपये। ये फार्मर्स को मिलता था। किन फार्मर्स को? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, जिनकी लैंड 2 हेक्टेयर या उससे कम होती थी, उन फार्मर्स को ये मिलता था। कितना? 2,000 रुपये टोटल, कितना 6,000 रुपये साल का। लेकिन इसमें ये प्रावधान था जो भी इनकम टैक्स पेयर है उसको ये पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये पाया गया है कि कम से कम 20 लाख इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को पैसा चला गया। तो ये एक आरटीआई के थ्रू पता चला। देखिए इसमें क्या होता है। आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है पीएम किसान, तो मैंने दोनों चीज बता दी। पीएम किसान में 6,000 रुपये का प्रावधान है। किन उनको मिलेगा? जिनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, उन फार्मर्स को मिलेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो हम आगे चलते हैं। और ये वाले, हाँ, ये पीएलए सोल्जर हैंडेड बैक। मैंने आपको बताया था ना एक कल की न्यूज़ में कि एक सोल्जर को इंडिया ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने बॉर्डर पार कर दी थी चाइना सोल्जर ने, तो उसको वापस कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। चलिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना हमको। हाँ, और ये क्या है? पैनल क्लियर पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। अब आपको पता है पार्लियामेंट नया बन रहा है, तो किस प्रोग्राम के तहत बन रहा है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। प्लीज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हरी झंडी दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया पार्लियामेंट बनेगा। उसने ये भी बोला था कि एक कमेटी का गठन होगा, हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर ये कमेटी परमिशन देगी तभी आप बना सकते हो। तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने परमिशन दे दी है। इसमें 5 जज थे। तो आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, आपको बस ये जानना नया पार्लियामेंट है, उसके प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं। जो भी छोटी मोटी न्यूज़ है वो मैं ऐसे ही कवर करते जाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। अब ये रोज ही न्यूज़ आ रही है, नो एवियन इन्फ्लुएंजा। तो आपको मैं कितना बार बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। H5N8 H1N1, वो H5N1, सॉरी H5N1। तो ये दो जो है वेरी इंपॉर्टेंट एवियन इन्फ्लुएंजा है। एवियन इन्फ्लुएंजा हेमा और न्यूरा से बनता है। अभी ये 5 स्टेटों में कंफर्म हो चुका है। राजस्थान सरकार बोल रही है कि हमारे यहाँ कोई नहीं पाया गया। तो जो लोग भी अगर नॉनवेज खाते हैं वो थोड़े दिन खाना बंद कर दें, सलाह मेरी यही रहेगी। हाँ, ये आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है। डुजोकू वैली वाइल्ड फायर डोस्ट। तो डुजोकू वैली है, इसमें क्या हो गया था? इसमें आग लग गई थी, वाइल्ड फायर लग गई थी। तो अब तो उसे बुझा दिया गया। तो ये है कहाँ पर? सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कहाँ पर है। तो ये मणिपुर नागालैंड की बॉर्डर पे। या तो ऑप्शन में आपके पास होगा कि मणिपुर नागालैंड बॉर्डर, या अगर वो एक स्टेट का नाम देता है तो क्या होगा? तो ये नागालैंड में। अगर वो एक स्टेट का नाम देता है, किस स्टेट में? डुजोकू वैली, तो नागालैंड में। वैसे एग्जैक्टली कहाँ है? तो मणिपुर नागालैंड की बॉर्डर पे। इसमें आग लग गई थी जिसको बुझा दिया गया। किसने बुझाया? तो एक बहुत आपको सबको पता है, एनडीआरएफ की टीम है, यही बुझाती है। और कोई है ही नहीं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये किस एक्ट के थ्रू बनी है? तो एनडीएमए एक्ट के थ्रू बनी है। एनडीएमए एक्ट 2005 के थ्रू बनी है। आपको एनडीएमए के पता है, एनडीएमए होता है, एसडीएमए होता है, डीडीएमए होता है। एनडीएमए क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एसडीएमए क्या होता है? स्टेट के लिए। और डीडीएमए क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इनमें कितने कितने मेंबर होते हैं? नेशनल में 1+9, स्टेट में ही 1+9, और उसमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 1+6। तो इसमें 10, इसमें 10, इसमें 7। तो ऐसे होते हैं एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए। एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए। तो इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा पॉलिटी सेक्शन भी कवर कर दिया है ताकि आपका लॉस ना हो। तो ये डुजोकू वैली ध्यान रखेंगे।
हम आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल, जो भी इंटरनल जो आईबी का पेपर है बाई चांस कोई देना चाह रहा हो और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहा हो तो ये वाला जो आर्टिकल है वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों के लिए कवर नहीं करा क्योंकि इसमें इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत दे रखे थे, लेकिन कोई और अगर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हो तो बहुत अच्छा आर्टिकल है। एम वी नारायण ने लिखा है, एम के नारायण ने, बहुत क्लियर आर्टिकल है, तो आप जाके इसे पढ़ सकते हैं। रिफ्रेमिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज, एज सच सी ए पी एफ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर पीसीएस स्टूडेंट और आईएएस स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर ये भी एक था एरो पैराडॉक्स इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये एरो पैराडॉक्स क्या चीज़ है ये थोड़ा आप समझ लीजिए, कभी आप किसी अपने एसएमएस का यूज़ कर सकते हैं। एरो पैराडॉक्स, देखिए एरो पैराडॉक्स क्या था, एक थ्योरी थी जो एक मैथमेटिशियन ने दी थी जिनका नाम था केनेथ एरो। देखिए इसमें लिखा तो बहुत है, लेकिन मैं आपको काम की चीज़ बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान के चलिए इन्होंने बोला था कि अगर इलेक्शन है उसमें 3 पार्टी लड़ रही हैं, तो जो माइनॉरिटी पार्टी होगी वो बाकी की मेजोरिटी पार्टी पर असर डाल देती है। माइनॉरिटी का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इन्होंने बोला था। इसी को इन्होंने बोला था एरोस पैराडॉक्स, कि 3 पार्टी लड़ रही हैं उसमें माइनॉरिटीज का जो रोल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने फ्लॉ फाइंड आउट कर लिया था, तो इसको हम बोलते हैं एरोस पैराडॉक्स। बस आप ये शॉर्ट में यही जानिएगा, ये जो पॉलिसी है इनकी। फिर ये की थी अ स्टेप बैक इन जेंडर इक्वालिटी। इसमें अभी क्या हुआ है, कमल हसन जो है वो अपनी नई, आपको पता है, सरकार बनाने वाले थे। कहाँ बना रहे थे, तमिलनाडु में बना रहे थे। तो उन्होंने ये बोला था जितनी भी घर में लेडीज काम करती हैं, वुमेन काम करती हैं, तो उनको हम वेजेस देना शुरू करेंगे, उनको भी हम रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। रिकॉग्नाइज्ड नहीं है ना, जैसे अभी हमारी मम्मी काम करती हैं घर में या कोई भी लेडीज काम करते हैं, तो उनको अभी वो रिकॉग्नाइज तो है ही नहीं। तो कमल हसन ने ये बोला था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो जितनी भी लेडीज जो घर में हाउस होल्ड काम करती हैं हम उन सबको रिकॉग्निशन दे देंगे। तो ये जो ऑथर है ये वैसे तो लग रहा था कि अच्छा स्टेप है, लेकिन ये ऑथर बोल रहे हैं कि अच्छा स्टेप नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये ऑथर साहब ने बताई है। तो बस ये आप अपने आंसर में ये यूज कर सकते हैं 3 चीज। इन्होंने ये बोला कि 3 आर से मिलकर सारा काम होता है। जेंडर गैप को कम करना है तो आपको के पास ट्रिपल आर होना चाहिए। ट्रिपल आर क्या क्या होता है, पहला आर तो होता है रिकॉग्निशन, दूसरा आर होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रिकॉग्नाइज करना, रिडक्शन करना और रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। अब ये जो कमल हसन साहब ने करा है इसमें इन्होंने रिकॉग्नाइज तो कर दिया कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे वुमेन को कि एकदम फॉर्मल काम करेंगे वो, लेकिन इसमें रिडक्शन के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब तो यही हो गया कि लेडीज का काम तो बस घर में काम करना है, इनके अकॉर्डिंग तो यही हो गया। कमल हसन साहब ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, ऐसे ऑथर साहब कह रहे हैं, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कमल हसन साहब ने रिकॉग्नाइज कर दिया लेकिन रिडक्शन के लिए कुछ बोला ही नहीं। केवल लेडीज काम करेंगे क्या, और लोग भी काम करेंगे। तीसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, अब केवल लेडीज एक लेडीज है वो सबका काम कर रही है, तो बस अगर आपने उसे फॉर्मल कर दिया तो मतलब अब आप परमानेंटली आपको सैलरी भी मिल रही है तो आप यही काम करो, इसके अलावा आप कोई काम मत करो। इसका मतलब तो यही हो गया। जबकि उन्हें बात करनी चाहिए थी कि कैसे हम एक लेडीज का काम सब में बांट सकते हैं, कि फैमिली मेंबर सब थोड़ा थोड़ा काम करें तो घर का काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन इन्होंने क्या करा कि इसे फॉर्मल वे बना दिया। तो आप ये ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट किसी भी जेंडर इक्वालिटी के ऐसे में लिख सकते हैं, ट्रिपल आर शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए कि कोई भी जेंडर इक्वालिटी का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें आप फाइनल में लिख सकते हैं कि ट्रिपल आर का मेथड शो होना चाहिए। ट्रिपल आर ये होता है, ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया। सो आगे बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाँ, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट स्टेट ग्राम पंचायत इलेक्शंस। तो आपको पता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन मैंने आपको बताया था अनाउंस हो गए ना आंध्र प्रदेश, लेकिन वहां के हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। स्टे क्यों कर दिया, ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। आपको पता है कोविड-19 चल रहा है। तो हु डिसाइड अबाउट ग्राम पंचायत इलेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ये डिसाइड करता है कि ग्राम पंचायत में पंचायत में कब इलेक्शन होंगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि हु डिसाइड अबाउट ग्राम पंचायत इलेक्शन। तो याद रखिएगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करता है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर। सीईसी डिसाइड नहीं करता पंचायत इलेक्शन का, स्टेट वाले डिसाइड करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करता है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है। किस आर्टिकल के तहत आता है पंचायत, तो आप बहुत बार मैंने आपको आर्टिकल कह रहा हूँ शेड्यूल के अंदर, तो 11 शेड्यूल में आता है। किस एक्ट के थ्रू बनाया, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में बनाया। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए एक बार पहले फिर न्यूज़ आ गई, कैप्टन जोया अग्रवाल। वेरी इंपॉर्टेंट हो गई ये न्यूज़, क्योंकि पहली वुमेन क्रू थी जिसने 17 घंटे लगातार फ्लाइट करी है। तो इनका कैप्टन का नाम प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टन जोया अग्रवाल। इन्होंने ये पूरा ऑल वुमेन क्रू फ्लाइट थी, इन्होंने 17 घंटे लगातार फ्लाइट करी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से कहाँ तक करी है, तो बेंगलोर से लेके सैन फ्रांसिस्को के ऊपर तक इन्होंने करी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कैप्टन साहब हैं कमांडर अभिलाष टॉमी इज द ओनली इंडियन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड नॉन स्टॉप एंड सोलो। ये एक ऐसे हैं कमांडो साहब जिन्होंने सोलो या ग्रुप में पूरा वर्ल्ड सेल करा एक नाव में। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बस रिमेंबर कर लीजिए। न्यूज़ आई है तो मैंने आपको बता दिया। ऐसी एक पायलट की न्यूज़ थी, एक ये जहाज की न्यूज़ थी, तो दोनों न्यूज़ ये कवर हो गई हैं।
हाँ, डॉक्टर रेड्डी सीक्स नोट फॉर स्पुतनिक 5 फेज 3 ट्रायल। तो व्हाट इज स्पुतनिक 5? तो स्पुतनिक 5 जो है वो रशिया की, प्लीज रिमेंबर, ये रशिया की वैक्सीन का नाम है। सबसे पहले यही आई थी, आपको पता होगा। तो स्पुतनिक 5 जो है वो रशिया की वैक्सीन का नाम है। इंडिया की वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन। और जो हम ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बना रहे हैं उसका नाम है कोविडशील्ड। इंडिया में कौन कौन सी चलेगी? तो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड, दो वैक्सीन इंडिया में चलेगी। एक कोविन नाम का, आपको ध्यान रखिएगा, कोविन नाम का हमारा क्या है? कोविन नाम का हमारा ऐप है जो कोविड की जो वैक्सीन है उसके बारे में सारी जानकारी देगा। आज बहुत सारी पुणे से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो देखिए इंडिया में पहुंच जाएगी। सबसे पहले 16 तारीख से हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी शुरू होगी इंडिया में वैक्सीन। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वैक्सीन लगनी शुरू हो रही है तो थोड़ा कोविड शायद कम हो जाए। हाँ, ये भी अच्छा था। स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन थ्रेटन स्टेबिलिटी। तो ऐसा कौन बोल रहा है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है। कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट आरबीआई के गवर्नर का नाम। तो शक्तिकांत दास हैं जो आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने ये बोला है कि फाइनेंशियल मार्केट है और रियल इकोनॉमी है वो कभी कभी अलग अलग बिहेव करती हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारी रियल इकोनॉमी, जो हमारी जीडीपी है, जितना हम खर्चा वर्चा कर रहे हैं वो कम होती जा रही है। लेकिन जितना भी फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? जैसे स्टॉक मार्केट है या डेरिवेटिव्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, जहां पे भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इन्होंने ये बोला है कि हमारी रियल जो मार्केट है या रियल इकोनॉमी है वो कम हो रही है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उठ रहा है। तो ये बहुत बेकार बात हो रही है। फाइनेंशियल मार्केट कैसे उठ रहा है? जैसे कल मैंने आपको एक ऐसे भी बताया था, उसमें ये पाया गया था कि इंडिया में बहुत ज्यादा एफडीआई आने लग गया है। मार्च तक करीबन 70% हमारे पास एफडीआई एक्स्ट्रा आ गया, 90% एक्स्ट्रा आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो ये थी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? तो इसे निकालता है आरबीआई। प्लीज रिमेंबर, कौन निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? तो आरबीआई निकालता है, इसलिए मैंने बता दिया। ये भी बोल रहे हैं कि थोड़े टाइम में क्या होगा कि हमारी रियल इकोनॉमी, जब ये कोविड टाइम खत्म होगा, जब हमारी रियल इकोनॉमी सामने आएगी तो हमारा एनपीए भी बढ़ सकता है। क्योंकि आपको पता है कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों ने लोन नहीं चुकाया होगा। तो जब ये कोविड का टाइम खत्म हो जाएगा तब ये पता चलेगा कि कितनी खराब कंडीशन है। अभी तो इतनी खराब नहीं है, लेकिन जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब ऐसा पता चलेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कौन निकालता है, तो आरबीआई निकालता है। तो हम आगे चलते हैं। स्टील प्राइस हाई हो रही है। स्टील प्राइस क्यों हाई हो रही है? क्योंकि ओर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैक्सिमम ओर जो पाया जाता था वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया चाइना को बेचता था, चाइना उससे स्टील बनाता था। भाई स्टील किससे बनेगी? स्टील बनेगी आयरन ओर से। सबसे ज्यादा आयरन ओर पाया जाता था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया बेचता था चाइना में, चाइना उसका स्टील बना के सब जगह भेजता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला WHO को कि आप जाके वहां पे, चाइना में कोरोना की उत्पत्ति हुई है तो चाइना में जाके आप देखिए। तो इससे चाइना जो है वो उससे डर गया है। डर क्या गया, मतलब ना खुश हो गया कि ऐसा क्यों बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया, हम इतना सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चाइना बट बायलैटरल टाइज हैव रन into rough weather after the former called for a probe into the origins of COVID-19 pandemic। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है WHO वालों को कि आप चाइना में जाके देखिए कोरोना वायरस निकला। तो इसलिए चाइना वाले अब ऑस्ट्रेलिया से कुछ खरीद नहीं रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम कर दिया है। इसकी वजह से स्टील की प्राइस बढ़ गई है। दूसरा अदर फैक्टर क्या है कि जो इंडिया में भी आयरन और पैदा होता है वो भी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से स्टील की प्राइस बढ़ रही है। एक क्वेश्चन सिविल सर्विस में पिछले साल ये आया था कि इंडिया जो स्टील एक्सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो इसका आंसर था हाँ, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट करता है इंडिया। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम कहां से करते हैं? सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, प्लीज रिमेंबर अभी फिलहाल। तो हम आगे चलते हैं। हाँ, तो आज की न्यूज शायद इतनी थी। हाँ, तो आई कवर्ड ऑल द न्यूज। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कम लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू रखूंगा। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उनका फायदा हो। पर मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों से, जितने लोग भी देख रहे हैं वो प्रॉपर इसको देखें, एक लाइक एक शेयर करें। सो कीप शेयरिंग गाइज। और हमें फॉलो कर सकते हैं, प्लीज़ फॉलो इंस्टाग्राम ऑल्सो, स्टडी फंडा को फॉलो कर सकते हैं। और जो मेरे को चाहें वो भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है shivam_tyagi_st। तो मेरे को चाहे तो मेरे को ही फॉलो कर सकते हैं। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय ऑल।